लाश के कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। खुद बैंगलोर पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दिल दहला देने वाला मंजर या यूं कहे कि क्राइम सीन कभी देखा हो। दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस आज भी लोग भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 28 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका अपनाया, उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह बेंगलुरु में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जानकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक हम ये केस आपको सुनाना स्टार्ट करते हैं, तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खैर, अब हम कहानी पर आते हैं। बेंगलुरु का वाली कवल इलाका 6 करोड़ पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और इस इमारत के कमरे में एक 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी के लाश के 59 टुकड़े बंद थे। कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दिल दहला देने वाला मंजर या यूं कहे कि क्राइम सीन कभी देखा होगा। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने के बजाय उल्टे पांव लौट गए। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फोरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल टीम को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद उस कमरे का दरवाजा 20 शनिवार यानी कि 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेले रहती थी, पर वहां के पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यह थी कि वो हर रोज सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 बजे के वापस आती। महालक्ष्मी की माँ और बहन बेंगलुरु में रहते थे। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी माँ और बहन लगातार उसे फोन ट्राई कर रहे थे, पर बात नहीं हो पा रही थी। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाले अपने माँ और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। उस रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक ने महालक्ष्मी की माँ को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रहे बदबू के बारे में बताया। बीते लगभग 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से बात नहीं हो रही थी। मकान मालिक की ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। बेटी थी, घबराना तो लाजमी था। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी माँ के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो मकान मालिक और पड़ोसी के मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत करके फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहाँ वहां पड़े थे। खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी।
जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पांव कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में ही उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दिल दहला देने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल गई। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे में गई। फ्रिज का दरवाजा खुला था। सामने सब कुछ साफ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में दो इंसानों के पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर। किसका? महालक्ष्मी का सिर। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर नजर पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप गए। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े हुए थे। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफ ऑफिसर्स यानी कि शोको को मौके पर बुलाया गया। शोको के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा अब मदद के लिए शोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक पर बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया। और इसी समेटने के दौरान ये अंदाजा हुआ कि लाश के करीब टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान होगी। लेकिन जब टुकड़ों में बटी इन लाश को मुर्दा घर भेजा गया और फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, तब जाकर पता चला कि इन लाश की सही तादाद 59 थी। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये था कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल किया और क्यों किया? आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी थी? वो कातिल कौन था? तो अब बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चल गया कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास के साथ, एक नेपाली लड़के के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु इंडिया पहुंचे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल में ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाका में किराए के घर पर रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से बयाली कवल इलाके में किराए के मकान पर रहती थी, वो भी अकेली। अब हर 15 दिन या महीने दिन में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। जांच के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर
अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने माँ और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती थी और रात 10:30 के बाद घर लौटती थी। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी के घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता था। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो अजनबी कौन है। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी ये बताते हैं कि 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कोई कुछ भी नहीं मिला जिनसे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूस दिया। पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के मोबाइल के कॉल डिटेल भी शक की सुई को अजनबी की तरफ घुमा रही थी। हालांकि बकौल पुलिस उस अजनबी की जानकारी उसके पास है, उसको उनका नाम भी उसे पता है। यहाँ तक कि यह भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसीलिए फिलहाल उसका नाम का खुलासा नहीं करना चाहती कि वो अलर्ट ना हो जाए। और ये लाजमी भी है, अगर नाम का खुलासा हो जाता है तो कातिल ऐसे मामलों में अंडरग्राउंड हो जाता है और पुलिस की मुश्किलें बढ़ जाती है। पर बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस जांच में ये भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और उसका मोबाइल बंद हुआ, तभी से महालक्ष्मी के घर पर कोई आया नहीं और यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहां किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई हो और इसी के लिए घर से कोई आवाज नहीं आई। जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दबाजी में तो बिल्कुल ही नहीं था। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है कि किसी ने भी उसे आते या जाते नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो पुलिस ये तक जानती हो कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, तो जाहिर है वो कातिल का असली नाम, चेहरा जरूर जानती होगी। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि वो बहुत जल्द वो चेहरा और नाम भी सामने आ जाएगा और वो कातिल पकड़ा जाएगा।
महालक्ष्मी हत्याकांड का मामला साल 2022 के श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही है। महालक्ष्मी के कत्ल के 19 दिनों बाद तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ था, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ था। कत्ल के बाद आफ्ताब करीब महीने भर तक फ्रिज से निकाल कर उस लाश के टुकड़ों को किश्तों में ले जाकर जंगलों में ठिकाने लगाता रहा। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। श्रद्धा बिना शादी के आफ्ताब के साथ लिव इन में रह रही थी। श्रद्धा के किसी और के साथ रिश्ते को लेकर आफ्ताब को शक था। महालक्ष्मी केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर का शक था। लेकिन ये सब महालक्ष्मी के कत्ल की वजह बना या कहानी कुछ और है, इसका खुलासा तभी होगा जब कातिल पुलिस के गिरफ्त में होगा। हालांकि आफ्ताब की तरह महालक्ष्मी के केस में फिलहाल उसके पति हेमंत दास को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। खैर, आगे इस कहानी में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल हम कल फिर एक नए कहानी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आप तक लाने में बहुत मेहनत लगता है और हम चाहते हैं कि हम लगातार आप तक ऐसे वीडियोज लाते रहें, ताकि हम हर क्राइम की सच्चाई, बाहुबली की कहानियां हम आप तक लगातार ला सके। खैर, मैं अभिषेक सिंह आपसे विदा ले रहा हूं और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज।